हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल ARG एजुकेशन चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास टेंथ विषय बायोलॉजी का चैप्टर 1 जिसका नाम है जैव प्रक्रम पोषण। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी चैप्टर को पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है इस चैप्टर का पार्ट 4 है। आगे हमने 3 वीडियो अपलोड कर दी हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर के आप उस वीडियो को देख सकती हैं, या फिर आई बटन पे लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पे हम बता दूँ आपको कि मैं जो हूँ भारती भवन से, यहाँ पे आपको भारती भवन की बुक से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, भारती भवन NCERT जो बुक है, NCERT में क्या किया है कि सारा चीज़ एक ही में दे दिया है। तो इसलिए मैं भारती भवन से पढ़ा रहा हूँ और इसमें काफ़ी अच्छी तरह से समझाया भी जाता है और हर एक टॉपिक को इतना गहराई से समझाया जाता है ताकि आपको आसानी से, आप केवल पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। टॉपिक्स दोनों में वही होता है, लेकिन इसमें हर एक टॉपिक्स को एक गहराई से समझाता है। और NCERT में केवल आपको सारा चीज़ को एक ही में दे देगा, यहाँ पे टॉपिक वाइज आपको बताता है। ठीक है, जैसे आपको मुख गुहा हो गया तो मुख गुहा के बारे में आपको सारा चीज़ जितने भी रिलेटेड होगा बता देगा, उसके बाद आपका ग्रसनी आएगा। इस NCERT में क्या करेगा, मुख गुहा आपका बताया, सटाक भी ग्रसनी आ गया। ठीक है, तो ऐसा बताता है। तो भारती भवन थोड़ा अलग है। ठीक है, इसमें समझाने का जो तरीका अच्छा है। बात करें NCERT की, तो NCERT में क्या है कि इसमें समझाने का जो तरीका है एक ही में दे दिया है। तो इसमें थोड़ा कठिन होता है और ये थोड़ा अच्छा है। ठीक है, तो दोनों में सेम ही होता है, दोनों में चैप्टर भी सेम होता है और सब्जेक्ट भी सेम होता है, दोनों में एकदम सेम होता है। अंतर होगा, थोड़ा बहुत अंतर होगा, लेकिन उतना अंतर नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने विषय पे ध्यान देते हैं। हमने बता दिया कि हम लोग भारती भवन से पढ़ते हैं, तो अब देखिएगा भारती भवन का ही बुक है। चलिए, जंतुओं, जैसे कि पार्ट 3 में हम लोगों ने पौधों में पोषण देखा था। लो अब हम लोग देखेंगे, लो जैसे कि पार्ट 4 है तो इसमें हम लोग देखेंगे लो जंतुओं में पोषण, यानी जंतुओं में पोषण कैसे होता है। ध्यान दीजिएगा, जंतु भोजन के लिए पूर्ण रूप से अन्य जीव पर निर्भर होते हैं, अर्थात जंतु परपोषी होते हैं। जो इनके लक्षण है, परपोषी जंतु मृतजीवी, परजीवी, प्राणिसम हो सकते हैं। करें कि जंतु जो है अपने भोजन के लिए क्या करते हैं, पूर्ण रूप से यानी कि पूरी तरह अन्य जीव मतलब दूसरे जीव पर क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं, निर्भर होते हैं। जैसे मनुष्य जो होता है अपने भोजन के लिए पूरी तरह पेड़ पौधों या फिर किसी दूसरे जीव पर क्या होता है, निर्भर होता है। वह अर्थात इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, जंतु परपोषी होते हैं। अर्थात जंतु क्या होते हैं, परपोषी होते हैं। और इनके लक्षण है, मतलब जंतु को किसी दूसरे जीव पर निर्भर होना, यह जंतु का लक्षण होता है। ठीक है, और जंतु जो परपोषी होते हैं या तो जंतु मृतजीवी हो सकते हैं, परजीवी और प्राणिसम, ये तीनों तरह से जंतु हो सकते हैं। परपोषी जो जंतु होते हैं मृतजीवी भी हो सकते हैं, परजीवी भी हो सकते हैं और प्राणिसम पोषी भी हो सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, कैसे मनुष्य जो होता है, मनुष्य यहाँ पे समझिएगा, मनुष्य क्या होता है कि मनुष्य जो होता है किसी दूसरे जीव पर निर्भर होता है, यानी मनुष्य क्या परपोषी है। और परपोषी के अंतर्गत भी 3 प्रकार का हो सकता है, मृतजीवी हो सकता है, परजीवी हो सकता है और प्राणिसंपोषी हो सकता है। ठीक है, तो मनुष्य इसमें से जो है प्राणिसंपोषी जीव है। ठीक है, अब यहाँ पे बात एक समझिएगा कि मनुष्य जो है क्या है, किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहता है। ठीक है, तो यह मनुष्य का लक्षण है किसी दूसरे जीव पर निर्भर होना, और ये पेड़ पौधों पर निर्भर रहता है। इतना तो क्लियर हो गया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, विभिन्न प्रकार के प्राणिसंपोषी जंतुओं में भोजन का अंतर्ग्रहण भिन्न भिन्न प्रकार से होता है। विभिन्न प्रकार के प्राणिसंपोषी जो जंतु होते हैं, जिसमें प्राणिसंपोषण की विधि होती है, वह प्राणिसंपोषी जंतु कहलाएंगे। उसमें भोजन का जो अंतर्ग्रहण, तो अंतर्ग्रहण मतलब भोजन को अंदर ग्रहण करना, अंतर्ग्रहण भिन्न भिन्न प्रकार के होता है। क्या होता है, भिन्न भिन्न प्रकार से होता है, यानी भोजन का जो अंतर्ग्रहण होता है विभिन्न प्रकार के प्राणिसंपोषी जंतुओं में, वह भी अंतर्ग्रहण जो होता है भिन्न भिन्न प्रकार से होता है। अब यहाँ पे थोड़ा हम लोग अमीबा के बारे में पोषण समझते हैं। अमीबा में पोषण हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, यानी कि अमीबा में पोषण कैसे होता है ये हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो हेडिंग होगा अमीबा में पोषण। तो यहाँ पे सबसे पहले अमीबा सोचते हैं, अमीबा क्या है। तो अमीबा एक सरल प्राणिसंपोषी जीव है। क्या है, सरल प्राणिसंपोषी जीव है, लेकिन उसमें भी सबसे सरल है। सरल मतलब आसान वाला प्राणिसंपोषी जीव है। ठीक है, यानी कि अमीबा एक सरल प्राणिसंपोषी जीव है। यह मृदुजलीय, एक कोशिकीय तथा अनिश्चित आकार का प्राणी है। अमीबा जो है मीठे जल में रहता है। कहाँ रहता है, मीठे जल यानी मृदुजलीय, एक कोशिकीय, एक इसका जो शरीर बना होता है यह एक ही कोशिका का बना होता है
और यह इसका आकार जो होता है अनिश्चित होता है, इसका आकार कोई निश्चित नहीं होता है, यानी कि आकार जो होता है इसका बदलता रहता है। यह इस प्रकार का प्राणी है, मृदुजलीय, कोशिकीय तथा अनिश्चित आकार का प्राणी है। इसका आकार कुटपादों के बनने और बिगड़ने के कारण बदलता रहता है। इसका आकार किसके कारण बदलता है? तो कुटपाद जब बनता है तभी भी इसका आकार बदल जाता है, और कुटपाद जब बिगड़ता है तभी भी इसका क्या आकार क्या होता है? बदल जाता है। यानी कि इसका आकार जो होता है कुटपादों के बनने और बिगड़ने के कारण बदलता रहता है। अब देखिए, इसके शरीर में कुपोषण के लिए विशेष रचनाएं नहीं होती है, कोई विशेष रचना नहीं होती है। यानी कि अमीबा के शरीर में पोषण के लिए कोई विशेष रचना नहीं होती है, ठीक है। ये अपने कुटपादों की मदद से भोजन ग्रहण करते हैं। इसके जो कुटपाद होते हैं, कुटपाद जो होता है वह उसी के मदद से क्या करते हैं? भोजन को अपने अंदर ग्रहण करते हैं, भोजन को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। अब देखिएगा, अमीबा का भोजन शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, बैक्टीरिया, डायटम तथा अन्य छोटे कोशिकीय जीव तथा मृत कार्बनिक पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े इत्यादि है। अमीबा भोजन में क्या ग्रहण करता है? तो शैवाल ग्रहण करता है, और शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े को ग्रहण करता है। क्या करता है? अमीबा का भोजन क्या है? शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े हैं, बैक्टीरिया है, डायटम है, अन्य छोटे कोशिकीय जीव है, और मृत कार्बनिक पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े हैं। ये अमीबा अपने भोजन में क्या लेता है? तो शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, बैक्टीरिया, डायटम, अन्य छोटे कोशिकीय जीव और मृत कार्बनिक पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े इत्यादि इसका भोजन है। अब देखिएगा, अमीबा में पोषण, अंतर्ग्रहण, पाचन तथा बहिष्करण प्रक्रियाओं द्वारा पूर्ण होता है। अमीबा में जो पोषण की जो क्रिया होती है वह किन किन प्रक्रियाओं द्वारा पूर्ण होती है? तो अंतर्ग्रहण, पाचन तथा बहिष्करण प्रक्रियाओं द्वारा पूर्ण होती है। अंतर्ग्रहण मतलब भोजन का ग्रहण करना, अंदर भोजन को ग्रहण करना, अंतर्ग्रहण। पाचन मतलब उस भोजन को पाचित करना, पचाना। बहिष्करण मतलब जो अपचा भोजन होता है, जो हमारे शरीर में जो भोजन नहीं पचता उसको शरीर से बाहर निकालना, ये होता है बहिष्करण। इतना तो समझ गए कि अब आप इस आगे समझते हैं थोड़ा, ठीक है। सॉरी, देखिएगा, समझिएगा थोड़ा। अमीबा में भोजन के अंतर्ग्रहण के लिए मुख जैसी कोई निश्चित स्थान नहीं होता है, बल्कि यह शरीर की सतह के किसी भी स्थान से हो सकता है। देखिए, अमीबा में भोजन के अंतर्ग्रहण के लिए मतलब भोजन को ग्रहण करने के लिए जैसे मनुष्य में मुख होता है वैसे उसमें कोई रचना नहीं होती है, कोई निश्चित स्थान नहीं होता है, बल्कि यह शरीर के किसी भी स्थान पर क्या किसी भी स्थान से हो सकता है। भोजन का ग्रहण या शरीर के किसी भी स्थान से कर सकते हैं, क्योंकि इनके शरीर में मुख जैसी कोई रचना नहीं होती है। भोजन जब अमीबा के बिल्कुल समीप होता है तब अमीबा भोजन के चारों ओर कुटपादों का निर्माण करता है। ये कुटपाद तेजी से बढ़ते हैं और भोजन की पूरी तरह से घेर लेते हैं। देखिए, भोजन जब अमीबा के बिल्कुल समीप होता है तब क्या करता है? अमीबा भोजन के चारों ओर कुटपाद का निर्माण करता है। कुटपाद जो होते हैं काफी तेजी से बढ़ता है और भोजन को चारों ओर से घेर लेता है, घेर लेते हैं, ठीक है। धीरे धीरे कुटपाद के सिरे तथा धीरे धीरे कुटपाद की सिरे तथा फिर पार्श्व आपस में जुड़ जाते हैं। कुटपाद का जो सिरा होता है धीरे धीरे क्या होता है, जैसे ही तेजी से बढ़ते हैं तो उसका पार्श्व और जो सिरा होता है क्या करते हैं? आपस में जुड़ जाते हैं, और जुड़ते हैं जैसे ही इस तरह क्या होता है? भोजन राजधानी का निर्माण होता है। इस तरह क्या होता है? भोजन राजधानी, यानी कि जो उसका जो कुटपाद का जो सिरा होता है, दोनों सिरे होते हैं क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं, आपस में इकट्ठा हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। इस तरह भोजन राजधानी का निर्माण होता है, जिसमें भोजन का के साथ साथ जल भी होता है। और इस भोजन राजधानी में क्या होता है? भोजन तो होता ही है, साथ साथ जल भी होता है, ठीक है। याद रखिएगा, इसमें भोजन के साथ साथ जल भी होता है। थोड़ा समझ लेते हैं इस चित्र की सहायता से, ठीक है। समझिएगा, दोनों चित्र एक ही है, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा सारा क्या है? कोशिका है, सॉरी अमीबा है, ठीक है। ये दोनों में एक दोनों सेम ही है, एक क्या? अमीबा है। एक में कलर है और एक में कलर नहीं है, दोनों अमीबा है। अब थोड़ा समझते हैं लोग, ठीक है। समझने का थोड़ा प्रयास कीजिएगा। अब देखिएगा, ये दोनों क्या है? अमीबा है। यहाँ पे देखेंगे तो यह रेड कलर का जो यह क्या है? भोजन है। ये भी क्या है? इसमें भी आपको यह जो ब्लैक कलर का दिख रहा है, यह भोजन है। दोनों में देखेंगे तो भोजन है। यह भोजन क्या? अमीबा के बिल्कुल समीप है, खाद्य कण है, अमीबा के क्या है? बिल्कुल समीप है। जैसे ही समीप अमीबा भोजन के अमीबा के समीप भोजन अमीबा के समीप जैसे ही होता है, क्या करते हैं? ये अमीबा जो होता है कुटपाद का तेजी से यहाँ पे देखिएगा निर्माण कर रहे हैं। क्या करता है? कुटपाद का निर्माण करता है, और कुटपाद जो होती है काफी तेजी से बढ़ते हैं। क्या करती है?
काफी तेजी से बढ़ते हैं, यही होता है कुटपाद। देखिए काफी तेजी से यहाँ पे कुटपाद का निर्माण कर रहा है। ये कुटपाद काफी तेजी से बढ़ेंगे, बढ़ने के बाद इनका जो दोनों सिरा होता है, देखिएगा यहाँ पे, देखिएगा यहाँ पे इनके दोनों सिरा में क्या है, खाली स्थान है। देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, खाली स्थान है। और ये क्या करते हैं, तेजी से बढ़ते हैं और इनका पार्श्व मतलब ऊपर वाला जो सिरा होता है क्या होते हैं, दोनों जुड़ जाते हैं। देखिएगा यहाँ पे दोनों क्या हो रहे हैं, जुड़ जा रहे हैं, यहाँ पे जुड़ जा रहे हैं। देखिएगा दोनों क्या हो रहा है, जुड़ जा रहा है। और इस तरह यहाँ पे देखेंगे तो भोजन राजधानी का निर्माण हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, भोजन राजधानी का मतलब एक राजधानी का निर्माण होता है जिसे हम लोग भोजन राजधानी कहते हैं। और इस राजधानी में क्या होता है, भोजन के साथ साथ जल भी होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, भोजन अमीबा बिल्कुल के समीप है। यहाँ पे कुटपाद का तेजी से निर्माण कर रहे हैं, सॉरी यहाँ पे कुटपाद का क्या कर रहा है, तेजी से निर्माण किया और भोजन को चारों ओर से घेर लिया। अब इसके पार्श्व क्या होंगे, आपस में जुड़ेंगे। जैसे ही जुड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए एक भोजन राजधानी का निर्माण हो गया। पहले से एक भोजन राजधानी यहाँ पे है, यहाँ पे एक और भोजन राजधानी का निर्माण हो गया। और इस भोजन में, इस भोजन राजधानी में क्या होता है, भोजन तो होता ही है, साथ साथ इसमें जल भी होता है। ठीक है, याद रखिएगा भोजन के साथ साथ जल भी होता है। अब यहाँ पे देखिएगा, अब इतना तो समझ गए कि अमीबा में भोजन ग्रहण कैसे करते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, अब भोजन राजधानी में भोजन हमारा पहुंच गया, भोजन के साथ साथ क्या था, जल भी था। अब देखिएगा, भोजन का पाचन भोजन राजधानी में ही एंजाइमों द्वारा होता है। भोजन का जो पाचन होता है, जैसे ही भोजन राजधानी में पहुंचता है, उसी भोजन राजधानी में भोजन का पाचन भी होता है। किसके द्वारा, एंजाइमों के द्वारा। उस भोजन राजधानी में एंजाइम होते हैं, इसी एंजाइमों के द्वारा भोजन का पाचन होता है। पचा हुआ भोजन भोजन राजधानी से निकलकर कोशिका द्रव में पहुंच जाता है। पचा हुआ जो भोजन होता है भोजन राजधानी में जो पचता है वो क्या होता है कि कोशिका द्रव से, यहाँ पे जो देखिएगा ये हमारा भोजन राजधानी, यहीं पे समझिएगा ये हमारा भोजन राजधानी। इसमें जो भोजन पचता है क्या होता है कि यह हमारे शरीर से निकल करके कोशिका द्रव में आता है। और कोशिका द्रव में जैसे आता है, यह यहाँ से क्या होता है, वितरित, समूचे वितरित शरीर में क्या होता है, फैल जाता है। समूचे शरीर में, कोशिका के, अमीबा के समूचे शरीर में क्या होता है, फैल जाता है। तो भोजन राजधानी से निकलकर कोशिका द्रव में पहुंच जाता है, वहां से फिर समूचे शरीर से वितरित हो जाता है। क्या होता है कि वहां जैसे ही कोशिका द्रव में पहुंचता है तो वहां से फिर से ये क्या होता है, जो भोजन होता है वो अमीबा के पूरे शरीर में फैल जाता है। ठीक है, अमीबा में अपचे भोजन के शरीर से बाहर निकालने के लिए निश्चित स्थान नहीं होता है। अमीबा में जो होता है भोजन, जो अपचा भोजन होता है, जो अमीबा के अंदर नहीं पचता है, वो क्या होता है कि उसको बाहर निकालने के लिए कोई निश्चित स्थान नहीं होता है, कोई बनाया हुआ स्थान नहीं होता है। क्या करते हैं, किसी भी सतह के, शरीर के किसी भी सतह पर क्या करते हैं, एक अस्थायी छिद्र का निर्माण करता है। अस्थायी मतलब कुछ समय के लिए अस्थायी छिद्र का निर्माण होता है, जिससे यह अपचा भोजन क्या होता है, बाहर निकल जाता है। और यह अस्थायी छिद्र का निर्माण करते हैं, और अस्थायी छिद्र का निर्माण जैसे ही करते हैं और जो अपचा भोजन होता है इसी छिद्र द्वारा क्या होता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, देखेंगे तो यहाँ पे एक छिद्र का निर्माण हो रहा है। देखिएगा यहाँ पे एक छिद्र का निर्माण हो रहा है। भोजन यहाँ पे यह अपचा भोजन है, क्या करेगा, यहाँ पे एक छिद्र का निर्माण कर रहे हैं। देखेंगे तो ये छिद्र से धीरे धीरे निकल करके ये देखिएगा बाहर आ गया। तो ये होता है अमीबा में भोजन का बहिष्करण। हमने भोजन का पाचन देख लिया कैसे होता है, भोजन ग्रहण कैसे करता है, भोजन का बहिष्करण कैसे करता है, ये अब हमने देख लिया। उम्मीद करता हूँ आप यह समझ गए होंगे। अब देखिएगा, एक अन्य प्राणी संभोजी एक कोशिकीय जीव पैरामीशियम अमीबा की भांति मृदुजलीय प्रोटोजोआ है। यानी करे कि अमीबा की भांति ही एक और प्रोटोजोआ है, यह भी मीठे ही जल में रहता है, मृदुजलीय प्रोटोजोआ है, मीठे जल में रहता है, लेकिन यह प्रोटोजोआ है। क्या नाम है इसका, पैरामीशियम। यह भी एक कोशिकीय जीव है, यह भी प्राणी संभोजी है और एक कोशिकीय जीव ही है, लेकिन यह मृदुजलीय प्रोटोजोआ है, यानी कि प्रोटोजोआ है, मीठे जल में यह भी रहता है और इसका नाम है पैरामीशियम। इतना तो क्लियर हो गया। अब यही है हमारा पैरामीशियम, देख लीजिएगा यही हमारा पैरामीशियम का पीक है, यही हमारा पैरामीशियम है। ठीक है, अब यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, थोड़ा ही बताया, पाचन और इसमें बारे में नहीं बताया, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा इसका आकार निश्चित होता है तथा इसका शरीर प्रचलन अंगक सिलिया से ढका होता है। देखिएगा इसका आकार जो होता है क्या होता है, निश्चित होता है। देखिएगा अमीबा आकार क्या था, अनिश्चित था, और लेकिन इसका आकार क्या होता है, निश्चित होता है तथा इसका शरीर जो होता है प्रचलन अंगक सिलिया से ढका होता है। देखिएगा ये वाला या जो आपको ये रोवा रोवा दिख रहा होगा, ये क्या है, यही आपका इसका सिलिया है। ये इसी से हमारा जो पैरामीशियम होता है यह ढका हुआ है। देखेंगे तो यह चारों तरफ इसकी सिलिया है, इसी से क्या होता है, ढका हुआ है। पैरामीशियम्स में भोजन का अंतर्ग्रहण शरीर के एक निश्चित स्थान से होता है, जो कोशिका मुख या साइटोएस्टोम कहलाते हैं। पैरामीशियम में जो भोजन का अंतर्ग्रहण होता है शरीर के एक निश्चित स्थान से होता है। देखेंगे तो यहाँ पे यह है कोशिका मुख, यहीं से होता है भोजन का अंतर्ग्रहण, जिसे कोशिका मुख या फिर साइटोएस्टोम कहलाता है। सिलिया में लगातार होने वाली गति भोजन के कणों को कोशिका मुख की ओर ले जाता है। सिलिया में एक लगातार गति होती है, ये लगातार जो गति होती है भोजन के जो कण होती है ये कोशिका मुख की ओर खींच लेते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा सिलिया में लगातार गति होता है, जो भोजन को भोजन के कणों को क्या करते हैं, कोशिका मुख की ओर ले आते हैं। इतना तो समझ गए। अब हम लोग समझेंगे मनुष्य का पाचन तंत्र। ठीक है,
ये भी समझ लीजिएगा, ये हमारा कोशिका मुख यहाँ पे होता है, कोशिका मुख। ये हमारा जो ऊपर आपको रोए रोए टाइप की दिख रहा है, ये सिलिया है। और भोजन के कर जैसे ही आते हैं तो इसमें एक क्रिया होती है, और यही क्रिया जो होती है हमारे भोजन कोशिका मुख में इस भोजन के कर को खींच लाती है। और यहाँ पे भी भोजन राजधानी आपको दिख रहा होगा, ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये वाला आपका भोजन राजधानी है। जितना भी दिख रहा है क्या, भोजन राजधानी है, ठीक है। और भोजन राजधानी का निर्माण होता है, यहाँ पे भी भोजन राजधानी का निर्माण हो जाता है, और ठीक है। और यहाँ पे से देखिएगा पदार्थों का क्या हो रहा है, बहिष्करण हो रहा है, ठीक है। तो इतना तो समझ गए। अब आते हैं मनुष्य का पाचन तंत्र, ठीक है। मनुष्य का पाचन तंत्र यानी हम लोग समझेंगे लो मनुष्य का पोषण, ठीक है। मनुष्य में पोषण कैसे होता है, ठीक है। मनुष्य का पाचन तंत्र हम लोग बात करते हैं। मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं में भोजन का पाचन के लिए विशेष अंग होते हैं जो आहार नाल कहलाते हैं, ठीक है। कारण कि मनुष्य के साथ साथ जितने भी उच्च श्रेणी के जंतु होते हैं वह उसमें भोजन के पाचन के लिए क्या होती है, एक विशेष अंग होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आहार नाल कहते हैं। याद रखिएगा, मनुष्य तथा उच्च श्रेणी के जंतुओं में भोजन के पाचन के लिए विशेष अंग होते हैं जिसे हम जो क्या कहलाते हैं, आहारनाल कहलाते हैं। आहारनाल से संबंध कुछ पाचक ग्रंथियां होती है जो पाचन के लिए पाचक रस स्रावित करती है जिसे भोजन का पाचन होता है। देखिएगा, आहारनाल से संबंधित कुछ पाचक ग्रंथियां होती है, इस पाचक ग्रंथियां से पाचक रस स्रावित होता है, और इसी पाचक रस से क्या होता है कि हमारा जो भोजन होता है वो पचता है, यानी कि भोजन का पाचन होता है। अब यहाँ पे थोड़ा ये समझिएगा, आहारनाल इससे संबंध पाचन ग्रंथियां और पाचन क्रिया मिलकर के पाचन तंत्र का यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम का निर्माण करती है। यानी कि आहारनाल और इस पाचक ग्रंथियां और पाचन क्रिया मिलकर के क्या निर्माण करती है, पाचन तंत्र का निर्माण करती है। तो याद रखिएगा, आहारनाल तथा इससे संबंध पाचक ग्रंथियां और पाचन क्रिया मिलकर के पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम का निर्माण करते हैं। अब हम बात कर लेंगे लो मनुष्य का आहारनाल क्या होता है, ठीक है। मनुष्य का आहारनाल जो होता है कुंडलित रचना होता है, क्वाइल की तरह रचना होता है। आप बल्ब में देखेंगे तो क्वाइल, जो रेड कलर का बल्ब होता है उसमें देखेंगे तो क्वाइल्ड वही होता है, उसी तरह होता है। तो यह एक कुंडलित रचना होता है, क्वाइल्ड की तरह रचना होता है, जिसकी लंबाई करीब 8 से 10 मीटर तक होती है। और ये आहारनाल की लंबाई कितनी होती है, तो याद रखिएगा 8 से 10 मीटर। ये क्वेश्चन में पूछता है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि मनुष्य की जो आहारनाल की लंबाई कितनी होती है, तो 8 से 10 मीटर ये आपको देगा, 8 से 10 मीटर तक होती है। यह मुख गुहा से शुरू होकर मलद्वार तक फैला होता है। और यह आहारनाल कहाँ से शुरू होता है, तो मुख गुहा यानी कि मुख से शुरू होकर के मलद्वार तक फैला होता है। आहारनाल के विभिन्न भागों की संरचना तथा उसके कार्य को निम्नलिखित है। आहारनाल से रिलेटेड जितने भी होंगे हम लोग समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पे समझ लेते हैं, सबसे पहला जो पार्ट होता है वो मुख होता है। देखेंगे तो सबसे पहला आहारनाल का सबसे पहला पार्ट क्या है, यहाँ पे मुख होता है। मुख यानी कि मुंह कह सकते हैं, ठीक है। और लास्ट वाला जो पार्ट होता है, सबसे अंतिम जो पार्ट होता है वो कहलाता है मलद्वार। यानी कि आहारनाल मुख गुहा से शुरू होता है और मल द्वार तक फैला हुआ होता है। तो इतना याद रखिएगा कि यह मुख गुहा से शुरू करके मल द्वार तक फैला हुआ होता है, ठीक है। यह मुख गुहा तक फैला होता है। इतना तो क्लियर हो गया। ठीक है, मुख गुहा तक क्या है, फैला हुआ होता है। तो सबसे पहले देखिए, आहारनाल के विभिन्न भागों की संरचना तथा उनके कार्य निम्नलिखित है। अब हम लोग समझेंगे लोग कि आहारनाल की विभिन्न भाग, आहारनाल जो है कई पार्ट में डिवाइड है। देखेंगे तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे समझिएगा, आहारनाल कई ये टोटली आपको जो दिख रहा है ये क्या है, आहारनाल है। और आहारनाल देखेंगे तो कई पार्ट में डिवाइड है, जैसे कि पहला है मुख है, लाल ग्रंथि है, कई पार्ट है, ग्रसनली है, अमाशय है, अग्न्याशय है, कोलन है, रेक्टम है, अपेंडिक्स है, छोटी आंत है, पित्त की फैली है, यकृत है, डायफ्राम है, ट्रैकिया है। इन सब के बारे में सब क्या है, आहारनाल के ही पार्ट है। ये ट्रैकिया नहीं होगा, आहारनाल के ही पार्ट है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये आहारनाल जो होता है कई पार्ट में डिवाइड होता है, जिसमें पहला जो होता है मुख गुहा से शुरू होता है और मल द्वार तक फैला हुआ होता है। तो मुख गुहा के बारे में सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। मुख गुहा क्या होता है, तो मुख गुहा आहारनाल का पहला भाग है। यह ऊपरी तथा निचली जबड़े से घिरी होती है। मुख गुहा क्या है, तो आहारनाल का पहला भाग है जो ऊपरी तथा निचली जबड़े से क्या होता है, घिरा हुआ होता है। देख लेते हैं थोड़ा यहाँ पे, ऊपरी तथा निचली जबड़े से।
यहाँ पे देखिएगा, ये है हमारा मुख। मुख गुहा है, यानी कि मुख गुहा में देखेंगे तो ये ऊपर एक जबड़ा है और नीचे जबड़ा है। यहाँ पे भी देखेंगे ऊपर जबड़ा है और नीचे भी जबड़ा है, दोनों में दिख रहा होगा। यहाँ पे भी देख लीजिए, इस पिक्चर में भी देख लीजिए, यह ऊपर एक जबड़ा और ये नीचे ऊपर एक जबड़ा, यानी कि यह दोनों जबड़ा से ऊपर और निचली जबड़ा से क्या होता है, हमारा जो मुख होता है वह घिरा हुआ होता है। इसे जबड़े को जा कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो ऊपरी तथा निचली जबड़े से क्या होता है, घिरा हुआ होता है। मुख गुहा को बंद करने के लिए दो मांसल होठ होते हैं। देखिएगा, मुख गुहा को बंद करने के लिए आप देखेंगे तो मुख गुहा को ये बंद करने के लिए दो मांसल होठ, मतलब मांस के होठ होते हैं। मांसल होठ मतलब मांस से बने होठ होते हैं, ठीक है। देखेंगे तो आपको दिख जाएगा, आपको ये दोनों मांसल होठ है। मुख गुहा को बंद करने के लिए होते हैं, क्या होते क्यों होते हैं, तो मुख गुहा को यह बंद करने के लिए होते हैं दो मांसल होठ। तो याद रखिएगा, दो मांसल होठ होते हैं और मुख गुहा में जीभ भी होता है और दांत भी होता है। मुख गुहा में जीभ तथा दांत होते हैं, मुख में जीभ भी होता है और दांत भी होता है। देख लीजिएगा यहाँ पे इस पिक्चर में भी देखिएगा, ये है आपका दांत, क्या है ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये है दांत, ये दांत है। मुख गुहा को बंद कर, और ये है जीभ, ठीक है। तो मुख गुहा को बंद करने के लिए दो मांसल होठ होते हैं और इसमें जीभ भी होता है और दांत भी होता है। देखेंगे इसमें भी देख लीजिएगा, ये क्या है, जीभ है, और ये क्या है, ये भी आपका दांत है, और ये वाला क्या है, जीभ है। तो यहाँ पे जीभ और दांत होते हैं, ठीक है। पिक्चर की सहायता से हमने देखा। अब देखिएगा, अब यहाँ पे थोड़ा ये समझ लीजिएगा, जीभ मुख गुहा के फर्श पर स्थित एक मांसल रचना होती है। इसका अगला सिरा स्वतंत्र तथा पिछला सिरा फर्श से जुड़ा हुआ होता है। जीभ जो होता है, यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिएगा, जीभ जो होता है, जीभ जो होता है यह मांसल पूरा मांस का ही होता है, इसमें हड्डी नहीं होती है, पूरा मांस का होता है। और इसका अगला सिरा जो होता है, आगे वाला जो सिरा होता है, ये स्वतंत्र होता है, और पीछे यह एक हड्डी से जुड़ी हुई होती है। हड्डी से क्या होती है, जुड़ी हुई होती है। यहाँ पे देखिएगा, कह रहे हैं कि पिछले सिरा जो होता है, अगला सिरा स्वतंत्र होता है और पिछला सिरा एक फर्श से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है, ये अगला सिरा आप देखेंगे जीभ का, तो अगला सिरा स्वतंत्र होता है, मतलब इसको आप इधर उधर कर सकते हैं। लेकिन पिछला सिरा जो होता है एक फर्श से जुड़ा होता है, यह एक फर्श से जुड़ा होता है। देखिएगा, ये अगला सिरा जो होता है, हमारा अगला सिरा जो होता है स्वतंत्र होता है और पिछला सिरा एक फर्श से जुड़ा हुआ होता है। अब देखिएगा, जीभ के ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे अंकुर होते हैं जिन्हें स्वाद कलियां कहते हैं। देखेंगे तो आपको जीभ देखेंगे तो जीभ के ऊपर कई छोटे छोटे आपको दाने टाइप की दिखाई देंगे, अंकुर, जिसे अंकुर कहते हैं, यानी कि अंकुर मतलब दाने टाइप के आपको दिखाई देंगे। और इन्हीं दानों को हम लोग स्वाद कलियां कहते हैं, और इन्हीं स्वाद कलियों के चलते हम लोग किसी भी स्वाद का पता लगा पाते हैं कि वो खट्टा है कि मीठा है। तो हमारे जीभ के ऊपर छोटे छोटे अंकुर होते हैं, छोटे छोटे दाने टाइप की आपको दिखाई देगी, जो हमारा स्वाद कलियां कहलाती है। तो याद रखिएगा, जीभ के ऊपर होती हैं जिन्हें हम लोग स्वाद कलियां कहते हैं, ठीक है। इन्हीं स्वाद कलियों के द्वारा मनुष्य के भोजन के विभिन्न स्वादों जैसे मीठा, खारा, खट्टा, कड़वा आदि का ज्ञान होता है। और यही स्वाद कलियां जो होती है हमें यह पता बताती है कि कोई भी भोजन खट्टा है कि मीठा है कि कड़वा है कि कैसा है। ये सब क्या किसके चलते हमें पता चलता है, स्वाद कलियों के द्वारा ही हमें पता चलता है। जीभ अपनी गति के द्वारा भोजन को निगलने में मदद करता है। जीभ क्या करता है, तो अपने गति, जीभ में एक गति होता है, यह जीभ का अगला हिस्सा जो होता है आप हिला डुला कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। तो इसी गति के द्वारा हम क्या करते हैं, अपने भोजन को अंदर को निगलने में यह हमारी मदद करता है। भोजन को निगलने में एक जीभ क्या करता है, हमारी मदद करता है, ठीक है। अब देखिएगा, मुख गुहा के ऊपरी तथा निचली जबड़े पर दांत व्यवस्थित होते हैं। मुख गुहा पे देखे थे हम लोगों ने कि मुख गुहा के ऊपरी देखिएगा, ये निचली जबड़ा और ये ऊपरी जबड़ा, इस पे क्या होते हैं, दांत होते हैं। दांत सुव्यवस्थित होते हैं, ठीक ढंग से होते हैं, ठीक है। प्रत्येक दांत जबड़े के मसूढ़े से जुड़ा होता है, और प्रत्येक दांत क्या होते हैं कि जबड़ा जो होता है उसका मसूढ़ा जो होता है उसी से जुड़े हुए होते हैं, जबड़े के मसूढ़े से जुड़े होते हैं। देखेंगे तो यह है जबड़ा, इसी से यह क्या होते हैं, देखेंगे सॉरी, यहाँ पे देखेंगे तो ये मसूड़े से क्या होता है, प्रत्येक दांत जुड़ा हुआ होता है। मसूड़े से क्या होते हैं, प्रत्येक दांत मसूड़े में धंसा होता है, ठीक है। तो मसूड़े से जुड़ा हुआ होता है। दांत का वह भाग जो मसूड़े में धंसा होता है जड़ कहलाता है। देखेंगे तो दांत का वह भाग, सॉरी रुक जाइए थोड़ा, कह रहे कि दांत का वह भाग जो मसूड़े में धंसा होता है, सॉरी यहाँ देखिएगा, ये हमारा दांत है, ठीक है। ये हमारा दांत है, ठीक है। दांत का और कुछ पार्ट जो होता है इसके नीचे होता है, कुछ पार्ट क्या होता है, इस मसूड़े के नीचे होता है। तो ये क्या कहलाता है, कुछ दांत कह रहे कि दांत का कुछ भाग जो होता है मसूड़े के अंदर धंसा होता है, और वो जो पार्ट होता है जड़ कहलाता है, रूट कहलाता है। और वह भाग जो मसूड़े के ऊपर निकला होता है। और देखेंगे, ये देखिएगा,
ये जो दांत का जो भाग नीचे के मसूड़े के अंदर धंसा होता है क्या कहलाता है, जड़ कहलाता है। और ये देखेंगे तो ये ऊपर की ओर उभरा हुआ है, उठा हुआ है, ये भी देखेंगे तो ऊपर की ओर क्या उठा हुआ है, तो यह क्या कहलाता है, यह सिर या शिखर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सिर या शिखर कहलाते हैं। दांत का जो भाग मसूड़े में धंसा होता है वह जड़ कहलाता है, और दांत का जो भाग मसूड़े के ऊपर निकला होता है सिर या शिखर कहलाते हैं। जड़ तथा शिखर के बीच का भाग ग्रीवा या गर्दन कहलाता है। देखिएगा, ये जड़ है और ये है सिर का, ये इसमें का बीच का जो भाग कहलाता है ग्रीवा या फिर गर्दन कहलाता है। क्या कहलाता है, नेक इसे इंग्लिश में कहते हैं, ग्रीवा या गर्दन कहलाता है। ठीक है, प्रत्येक दांत के भीतर मज्जा गुहा होता है। ठीक है, हमारा जो दांत होता है, हमारा जो दांत होता है उस दांत के भीतर एक मज्जा गुहा होता है। ठीक है, पल्प कैविटी होती है। ठीक है, तो प्रत्येक दांत के भीतर क्या होता है, एक मज्जा गुहा होता है। इसके ऊपर दंतास्थि, ठीक है, याद रखिएगा, इसके ऊपर दंतास्थि या फिर डेंटाइन होती है जो दांत की अधिकांश भाग तैयार करती है। ठीक है, दांत का अधिकांश भाग तैयार करता है कौन, तो डेंटाइन। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता भी है कि दांत का अधिकांश भाग किससे बनता है, तो डेंटाइन से। ठीक है, यानी कि दंतास्थि से। तो देखिएगा, ये हमारा जो प्रत्येक दांत के भीतर जो होता है एक मज्जा गुहा होता है, एक मज्जा गुहा होता है जिसे हम लोग, ठीक है, और ये मज्जा गुहा जो होता है, मज्जा गुहा के ऊपरी सतह जो होता है किससे घिरा हुआ होता है, तो यह अधिकांश भाग डेंटाइन होता है। मज्जा गुहा का ऊपरा पार्ट कौन होता है, डेंटाइन होता है। और ये डेंटाइन जो होता है हमारे दांत का अधिकांश भाग तैयार करता है। अधिकांश मतलब सबसे अधिक भाग बनाने वाला पार्ट कौन है, तो डेंटाइन होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यह एक हड्डी से अधिक कड़ी तथा पीले रंग की होती है। और डेंटाइन क्या होती है, तो हड्डी जो होती है उससे बहुत ही कड़ी होती है, बहुत ही कठोर होती है, और यह पीली होती है। किस टाइप की होती है, पीली होती है। हमारी डेंटाइन जो होती है हड्डी से कड़ी होती है और पीली होती है। डेंटाइन के ऊपर एनामेल होते हैं। डेंटाइन के ऊपर क्या होते हैं, डेंटाइन के ऊपर एनामेल इनामेल इनामेल होता है। क्या होता है, डेंटाइन जो होता है उसके ऊपर भी इनामेल होता है। इनामेल की कड़ी परत होती है जो दांत की सुरक्षा देती है। और इनामेल क्या करती है, दांत देखिए, हमारे प्रत्येक दांत के अंदर मज्जा गुहा होता है, मज्जा गुहा के ऊपर डेंटाइन होता है, और इस डेंटाइन के ऊपर भी इनामेल होता है, और इनामेल हमारे दांतों को सुरक्षा देती है। दांत भोजन को काटने तथा चबाने का कार्य करते हैं। एक वयस्क मनुष्य में मुख गुहा में 32 दांत होते हैं। देखिएगा, दांत क्या करते हैं, तो भोजन को काटने और चबाने में मदद करता है। भोजन को क्या करता है, काटता है, और चबाने में हमारी मदद करता है। और वयस्क मनुष्य के मुख गुहा में 32 दांत होते हैं। एक वयस्क मनुष्य जो ठीक ठाक व्यक्ति जो होता है उसके मुख गुहा में टोटल 32 दांत होते हैं। ठीक है, जो नौजवान होता है। ठीक है, दांत 4 प्रकार के होते हैं, कर्तनक या फिर इंसाइजर, भेदक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। देखिएगा, दांत जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, कर्तनक, भेदक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। कर्तक, भेदक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। याद रखिएगा, दांत जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, कर्तनक, भेदक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। ठीक है, याद रखिएगा, ये 4 प्रकार के होते हैं। इंग्लिश भी यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। ठीक है, तो यह 4 प्रकार के होते हैं। इतना तो क्लियर हो गया कि दांत के मुख गुहा के बारे में, मुख में दांत होता है, इन सब के बारे में। अब देखिएगा, दंत अस्थिक्षय क्या होता है, तो ये दांतों के अंदर एक बीमारी होती है जिसे हम लोग दंत अस्थिक्षय कहते हैं। कभी कभी यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं, कभी कभी हम जब मीठे या फिर चिपचिपा पदार्थ खाते हैं तो हमारी दांतों में ये जाकर के चिपक जाता है। जैसे ही चिपकता है तो हम अपनी दांतों को अच्छी तरह से मीठे चीज खाने के बाद साफ नहीं करते हैं, तो क्या होता है, चिपक जाता है। वहाँ पे बैक्टीरिया क्या करती है, रासायनिक अभिक्रिया करती है, रासायनिक क्रिया करती है, और एक अम्ल बनाती है। ये अम्ल क्या करती है, हमारे दांतों को नरम कर देता है। दांतों के एनामेल जो होती है उसको नरम कर देता है, नरम बना देता है। दांतों की बाहरी जो परत होती है इनामेल, इसको क्या करता है, नरम बना देता है, और वहाँ पे एक छिद्र बन जाता है। कुछ समय के बाद वहाँ पे छिद्र बन जाता है, जिससे हम लोग दंत अस्थिक्षय कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा ये तो हमारी भाषा था, थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, देखिए, जब हम कोई मीठा चीज जैसे मिठाई, चॉकलेट, आइसक्रीम आदि खाते हैं तथा खाने के बाद अपने दांतों को अच्छी तरह से साफ नहीं करते हैं, तब ये चीज हमारी दांतों से चिपक जाती है। जब हम लोग कोई मीठा या फिर मिठाई खाते हैं, जैसे चॉकलेट खाते हैं, ये सब खाते हैं, तो हम दांतों को जब खाने के बाद अच्छी तरह से क्या करते हैं, साफ नहीं करते, तब ये क्या होती है कि हमारी दांतों में चिपक जाती है। इनमें स्थित शक्कर पर बैक्टीरिया रासायनिक क्रिया कर अम्ल बनाते हैं। और जो मीठा जो चीज खाते हैं उसमें शक्कर होता है, शक्कर होता है, और इसी शक्कर पर क्या करती है, रासायनिक जो बैक्टीरिया होती है रासायनिक क्रिया करती है, और क्रिया करके क्या बनाती है, अम्ल बनाते हैं। यह अम्ल दांत के बाहरी कड़ी परत पर क्रिया करके उसे नरम बना देते हैं। अब ये अम्ल जो होते हैं क्या करते हैं, दांतों की बाहरी जो परत होती है यानी एनामेल जिसे कहते हैं, इस पे क्या करती है, क्रिया करती है, और क्रिया करके दांतों की बाहरी परत को नरम बना देती है, जो कि कठोर था, नरम बना दी। अब देखिएगा, धीरे धीरे उस स्थान पर छिद्र बन जाता है जो दंत
अस्थिछेद कहलाते हैं। और धीरे धीरे क्या होता है कि उस स्थान पर हमारे दांतों को जहाँ पर छिद्र, वहाँ जहाँ पे अम्ल अभिक्रिया करता है तो उस स्थान पर क्या होता है, छिद्र बन जाता है, जो क्या कहलाते हैं, दंत अस्थिछेद कहलाते हैं। तो दंत अस्थिछेद के बारे में हमने समझा। अब देखिए, बैक्टीरिया तथा भोजन के महीन कण दांत से चिपककर एक परत का निर्माण कर देते हैं। बैक्टीरिया तथा भोजन जो होते हैं यह क्या करते हैं, हम बैक्टीरिया तथा भोजन के जो महीन कण होते हैं, जो एकदम पतले कण होते हैं, हमारे दांत पे इससे क्या होते हैं, चिपक जाते हैं और चिपक करके एक परत बना देते हैं, एक नया परत बना देते हैं। ठीक है जी, ठीक है, एक नया परत का निर्माण करते हैं, ठीक ना, परत का निर्माण करते हैं। जब इसे अच्छी तरह से प्रकार से साफ नहीं किया जाता है तब यह दांतों पर एक अस्थायी परत बना लेता है। देखिएगा, यह जब जैसे ही हम लोग भोजन के महीन कर रहे होते हैं, दांतों पर एक परत बना लेता है, इसे हम लोग अच्छी तरह से साफ नहीं करते हैं तो यह अस्थायी हो जाता है, पूरी तरह से अस्थायी हो जाता है। मतलब अब उसके बाद हम लोग उसे छुड़ा नहीं सकते, अस्थायी परत बन जाता है। यह परत दंत प्लाक कहलाता है। परत क्या कहलाता है, दंत प्लाक कहलाता है। इसलिए भोजन के बाद दांतों को नियमित रूप से अच्छे दंत मंजन से साफ करना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि दांतों को आप खाने के पहले और खाने के बाद अच्छी तरह से साफ करना चाहिए। अब देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा आप समझ लेंगे। ऐसा नहीं करने पर क्या होता है, ऐसा नहीं करने पर बैक्टीरिया दांतों के भीतर प्रवेश कर जड़ों तक पहुंच जाते हैं। इससे दांत संक्रमित हो जाता है, जिससे दांतों में दर्द होने लगता है। जब हम लोग दांतों को अच्छी तरह से साफ नहीं करते हैं तो क्या होता है कि बैक्टीरिया जो होते हैं दांतों के भीतरी परत जो होती है उस पर जा करके वह क्या होते हैं, जड़ों तक वो बैक्टीरिया पहुंच जाता है। जैसे ही पहुंचते हैं तो दांत हमारे संक्रमित हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, कह सकते हैं बीमार हो जाते हैं, और दांत हमारे क्या करने लगते हैं, बाद में दर्द करने लगते हैं। ठीक है, तो दांत को अच्छी तरह से साफ कीजिएगा। अब देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। हमारे मुख गुहा में, मुख में मतलब मनुष्य के मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। लार ग्रंथि जिससे लार स्रावित होता है। हम कहते हैं ना कि हमारे मुख से लार स्रावित होता है, जब हम मीठी चीज खाते हैं तब यह अधिक तेजी से होता है। ठीक है, काफी तेजी से यह लार होता है, स्रावित होता है। ठीक है, तो मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। कौन कौन सी लार ग्रंथियां, यहाँ पे समझ लीजिएगा। पैरोटिड ग्रंथि, सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि और सब लिंगुअर लार ग्रंथि, ये 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। याद रखिएगा, पैरोटिड ग्रंथि, सब मैंडिबुलर ग्रंथि और सब लिंगुअर लार ग्रंथि। ठीक है, कहलाती है, तीनों क्या कहलाती है, पैरोटिड ग्रंथि, सब मैंडिबुलर ग्रंथि और सब लिंगुअर ग्रंथि ये होती है। इनसे निकलने वाला लार नलिकाओं द्वारा मुख गुहा में गिरता है, और इनसे जो लार निकलता है कहाँ गिरता है, मुख में। मुख गुहा मतलब मुख में गिरता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इतना। ये था हमारा मुख गुहा, आहारनाल का पहला पार्ट मुख गुहा। इसके बाद आएगा ग्रसनली, लेकिन यहाँ पे हम लोग बात नहीं करेंगे। वीडियो काफ़ी अच्छा हो गया, बड़ा हो गया। इसके बाद हम लोग बात करेंगे लोग ग्रसनी के बारे में। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा दोस्तों। इसके बाद हम लोग बात करेंगे लोग ग्रसनी के बारे में, उसके बाद ग्रासनली के बारे में। यहाँ पे थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं ये वाला पार्ट। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, ये हमारा टोटली क्या है, मनुष्य का आहारनाल है। ठीक है, मनुष्य का आहारनाल है। देखेंगे तो इस मुख के बारे में अभी केवल हमने बात किया, क्या मुख, ये जो मुख गुहा और लार ग्रंथि के बारे में अभी तक हमने केवल बात किया है। इसके बाद यहाँ पे एक ग्रसनी होता है। ठीक है, ग्रसनी, यहाँ पे इसको हम लोग बात करेंगे। उसके बाद यह ग्रासनली में बात करेंगे। उसके बाद अमाशय के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सारे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे लोग। तो हमारा लार मुख गुहा हो गया, इसके बाद ग्रसनी के बारे में समझेंगे लोग, उसके बाद ग्रासनली को। उसी के अगला जो पार्ट 5 आएगा उसमें हमारा जो होगा ये चैप्टर टोटली क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, अगर हो सके तो शेयर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल से और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नोटिफिकेशन मिलते रहे इसके लिए आप बगल वाले बेल आइकन को ऑन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।